नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में अपने दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी लेते हैं अपने संवाददाताओं से। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। दिल्ली में बारिश से बुरा हाल है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली वासियों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर को बता रही हैं हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। राजधानी दिल्ली में मौसम अपना कहर बरपा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए हैं। आईटीओ से लेकर लाल किला तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखा जाए तो लोगों को इसके चलते काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं इसको लेकर आज डीआरएमसी की बैठक हुई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बैठक के बाद कहा कि लोगों से अपील की जा रही है, सुरक्षा को लेकर व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी प्रभावित इलाकों में सरकारी लोगों से उनके घर से ही काम करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से भी वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है। इसके साथ ही आपको बता दें, आज यमुना बैंक की मेट्रो स्टेशन एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही वहां पे सुचारू रूप से स्टेशन को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। यमुना नदी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उसको देखकर लगातार जो स्थिति है 208 बनी हुई है अभी तक। तो इसको लेकर लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पूरी दिल्ली अभी पानी पानी हो चुकी है। लाल किले से लेकर हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए तो आने वाले इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इतवार तक के लिए स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। वहीं प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो अभी भी कुछ लोगों की फंसी होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते दिल्ली सरकार लगातार लोगों को बाहर निकाल कर रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। तो लेकिन इस समय जो दिल्ली का हाल है वो बेकाबू है। इसको लेकर तमाम तरह के अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। कई तरह के सोशल मीडिया पर मीम्स भी बन रहे हैं। तो फिलहाल दिल्ली में जलस्तर जो है बढ़ा हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। पटना में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता की मौत हो गई है। इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा ने। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के बीजेपी ने सदन से लेकर के सड़क तक मोर्चा खोल दिया है। सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें आज बीजेपी कार्यकर्ता बाहर आकर के रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एक कार्यकर्ता की जान चली गई, जिसके बाद अब हंगामा तेज हो गया है। शिक्षकों की भर्ती को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। उसके बाद इस मौत के बाद अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है। नीतीश सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार में सिर्फ अराजकता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना, उसके बाद वाटर कैनिंग करना, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, ना कि शिक्षकों पर, ना कि आम जनता पर ध्यान दे रही है। बिहार विधानसभा में हंगामे के बाद प्रोटेस्ट निकाल रहे बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में एक बीजेपी नेता की मौत हो गई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज में जहानाबाद नगर में बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। पुलिस लाठीचार्ज में विजय घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद राजनीति तेज हो गई है। मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट बता रही है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता भूल गए हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद विजय कुमार गिर गए, तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल लेकर गए लेकिन बचाया नहीं जा सका। इससे पहले गुरुवार को सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। शिक्षकों की नियुक्ति पर मुद्दा उठाया गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार हुई। बीजेपी के सदस्यों ने वेल में पहुंच करके सरकार को घेरा और प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी के 2 विधायकों को विधानसभा से मार्शल आउट कर दिया गया। बाद में रैली निकाल रहे विधायकों और नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल बीजेपी ने गुरुवार को नीतीश सरकार के खिलाफ विधानसभा मोर्चा बुलाया है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बर्खास्तगी की मांग जोर पकड़ गई। बीजेपी ने भ्रष्टाचार, रोजगार और शिक्षक नियुक्ति पर सवाल उठाए और सदन के वेल में पहुंच गए। बाद में स्पीकर के निर्देश पर बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा और शैलेंद्र की
को सदन से बाहर निकाल दिया गया। दोनों विधायकों को खींचकर मार्शल बाहर ले गए। दोनों ने स्पीकर को पर सत्ता पक्ष के लिए एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। तो शिक्षक नियुक्ति को लेकर के बीजेपी लगातार बिहार में प्रदर्शन कर रही थी। विधानसभा में विधायक इस मुद्दे को लेकर के विधायकों ने सवाल किए। उसके बाद 2 विधायकों को बाहर कर दिया गया मार्शल के द्वारा, जिसके बाद विधायकों के साथ उनके समर्थक बाहर आकर के प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एक बीजेपी नेता की मौत हो गई। लाठीचार्ज करने के दौरान घायल हो गया था बीजेपी नेता। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद अब बिहार की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं और काफ़ी हंगामा चल रहा है, जिसके बाद जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव पर हुई हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपीपीसीएस और यूपीएसएस के 510 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान जमकर सरकार की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना काल महामारी और चुनाव के एक बड़ी चुनौती थी, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी बंगाल में हुए पंचायत राज चुनाव को लेकर के भी सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत राज चुनाव में हुई हिंसा में कई निर्दोष लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में जब निकाय चुनाव हुए थे तो कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई भी हिंसा देखने को नहीं मिली। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करती है, हालांकि यही कहा जा सकता है कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीसीएस और यूपीएसएस के 510 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है, तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, इंडिया वॉइस। रामनगरी अयोध्या को सांस्कृतिक राजधानी बनाने को लेकर चर्चा चल रही है, इस खबर को बता रहे हमारे सहयोगी अभिनव सिंह। अयोध्या बदल रही है, अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का ट्रिपल इंजन की सरकार है। अयोध्या को सजाने संवारने में किसी प्रकार का कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में है इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या का जो सबसे पहला सेल्फी पॉइंट आई लव अयोध्या। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु जो भी हैं, राम भक्त हैं, जो अयोध्या आए हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं कि आई लव अयोध्या का जो सेल्फी पॉइंट है, इसको अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नवनिर्मित इसको बनाया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अयोध्या के जो 14 प्रमुख स्थान होंगे, जैसे नंदीग्राम, भरतकुंड, नंदीग्राम, कुतार घाट, अयोध्या का रेलवे स्टेशन, अयोध्या का बस स्टेशन, नया घाट, लता मंगेशकर चौक, और बता दें कि जहां पर भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जाता है, वहां पर ऐसे 14 स्थान हैं जहां पर सेल्फी पॉइंट आई लव अयोध्या के नाम से बनाए जाएंगे, जिसको अयोध्या विकास प्राधिकरण स्वयं अपने खर्चों से बनाएगा। आपको बता दें कि इस अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। आने वाले श्रद्धालु जब भगवान राम का अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, आने वाले लगभग श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा, जिससे अयोध्या में आएंगे और भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर के दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद अयोध्या में अयोध्या की तस्वीर को देखेंगे, अयोध्या में सेल्फी पॉइंट लेके वहां पर खुद की सेल्फी लेकर और तरह तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर लगाएंगे, और उनको ये आभास होगा कि इस समय अयोध्या की पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर में कितना फ़र्क है। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी प्लाजा में भीषण आग लग गई, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी स्थित गैलेक्सी प्लाजा में गुरुवार के दोपहर भीषण आग लग गई। बता दें कि आग तीसरी मंजिल पर लगी। आग लगने के बाद लोग प्लाजा के तीसरी मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश में जुट गए। आपको बता दें एक वीडियो भी निकलकर सामने आया, जिस वीडियो में एक लड़की प्लाजा के शीशे को तोड़ते हुए नजर आ रही है। लड़की शीशा तोड़कर नीचे कूदती है। गनीमत रही कि नीचे गद्दे लगा दिए गए थे।
हादसे में अब तक 3 लोगों के घायल होने की सूचना निकलकर सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आपको बता दें पूरा मामला बिसरख थाना क्षेत्र का था। बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौर सिटी एवेन्यू का यह प्लाजा आता है, जिसमें पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, कोशिश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय फ्रांस दौरे पर हैं। इस खबर को बता रही हैं हमारी सहयोगी जूही सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय फ्रांस दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। 14 जुलाई को जो है फ्रांस में बेस्टिल परेड का जो है आयोजन होना है और इसमें वहां के और फ्रांस की ओर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर जो है यहां आमंत्रित किया गया है। लेकिन फ्रांस रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने जो है फ्रांस के एक लीडिंग मीडिया समूह को अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से भारत जो है एक बहुत तेजी से अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भाग रहा है। इसके अलावा भारत जो है बाकी अन्य देशों के लिए एक मजबूत कंधा बनकर उभर सकता है। बेस्टिल डे परेड में पीएम मोदी को न्योता देना आज बदलते वैश्विक परिवेश में भारत फ्रांस के करीबी रिश्तों को बखूबी बताता है। जानकारी के मुताबिक पिछले 30 सालों में फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे मजबूत साझेदार बनकर उभरा है। रक्षा जरूरतों को पूरा करने की बात हो तो रूस के बाद फ्रांस भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनकर सामने आया है। पीएम मोदी का दौरा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस दौरान दोनों देश रक्षा क्षेत्र में ऐसे समझौतों का भी ऐलान कर सकते हैं जिनमें फ्रांस की ओर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाना शामिल हो सकता है। पीएम मोदी अपने इस दौरे में फ्रांस से नौसेना की जरूरतों के लिहाज से तैयार किए गए 26 रफाल विमान खरीदने की घोषणा भी कर सकते हैं। इन प्रस्तावों में नौसेना के लिए राफेल एम विमानों के साथ ही 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को भी खरीद कर जो है पीएम मोदी भारत के लिए इसकी डील कर सकते हैं। इस दौरान फ्रांस भारत को कुछ और हथियारों की भी सप्लाई के लिए बड़ा ऐलान कर सकता है। इतिहास गवाह है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते जो है हमेशा से अनुकूल रहे हैं, हमेशा से सकारात्मक रहे हैं। जैसे फ्रांस के लोग और भारत के लोगों में भी जो है काफ़ी ज़्यादा करीबी देखा जा सकता है। इन लोगों के बीच में माहौल एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्यार और सम्मान की भावना देखने को मिलती है। फ्रांस के स्कूल और कॉलेजों में भी भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, चाहे वो योगा हो या फिर और भी कुछ चीज़ें। तो इस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम का ताजा हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता। लगातार हो रही बरसात के बाद आज मौसम थोड़ा साफ हुआ है और जिससे जो जनजीवन है वो अब पटरी पर नज़र आ रहा है। जो लोगों की कहा जाए डेली लाइफ है वो अब धीरे धीरे सामान्य होते जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों में देखा कि उत्तराखंड में बरसात ने काफ़ी तबाही मचाई है। कई उत्तराखंड की कई जगहों में बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों की, तो वहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति पैदा हुई है। और ऊपर यानी कि पहाड़ के क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पर भूस्खलन के कारण करीब 200 से अधिक अभी भी सड़कें बताई जा रही है। लेकिन आज मौसम खुला है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि आज से ही थोड़ी जो मानसून है थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो हम देख रहे हैं कि हल्की धूप आज उत्तराखंड में निकली है, देहरादून में निकली है, जिसके बाद जो जीवन है थोड़ा पटरी पर लौटा है। फ़िलहाल थोड़े काले बादल ऊपर आसमान में देखे जा सकते हैं, लेकिन जो मौसम विभाग का कहना है कि आज से थोड़ी बारिश कम हो सकती है। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा कि मौसम ने तबाही मचाई है, उसके बाद से आज बड़ी राहत देहरादून वासियों को मिली है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश को लेकर सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, वहां जाकर जायजा लिया। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। लगातार हो रही बारिश का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। आपदा कंट्रोल रूम में शासन के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ यहाँ पर पूरी जो आपदा हुई है पूरे प्रदेश में लगातार भारी बारिश से जो नुकसान हुआ उसकी जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू यहाँ पर मौजूद हैं, अपर मुख्य सचिव राधा तुड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, विभागों के जो सचिव हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आपदा सचिव यहाँ पर मौजूद है, SDRF के सचिव यहाँ पर मौजूद है और किस प्रकार से विभिन्न सेक्टर्स में जो नुकसान हुआ इस बारिश के चलते उस नुकसान का जायजा उस नुकसान की जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर ली जा रही है। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं।
आपदाएं आई हैं उन आपदाओं से किस प्रकार से उभरा जा सकता है, जो जनहानि यहाँ पर हुई है, जो जानमाल का जो नुकसान हुआ उस नुकसान की किस तरह से भरपाई की जा सकती है। ख़ासतौर पर जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं उस दौरान किस प्रकार से एहतियात बरते जा सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। शासन के अधिकारी भी मौजूद हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस आपदा को लेकर लगातार जो भारी बारिश से जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर चिंतित हैं। कोशिश यही है शासन के अधिकारियों की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, कि इस उत्तराखंड राज्य में कम से कम इस आपदा का असर कम देखने को यहाँ पर मिले। जो जानमाल का जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई यहाँ पर की जा सके। लगातार उन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चिंतित हैं और गंभीर मुद्दा में यहाँ पर काम कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि राहत बचाव के काम तेजी से किया जा सके, जनता की जो समस्या है उनका निदान किया जा सके। कैमरामैन नसीम के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हरिद्वार में कांवड़ मेला अपने अंतिम चरण में है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चौहान। कांवड़ मेला 2023 अब अपने पूरे अंतिम चरणों पे है और इस समय अगर हम हरिद्वार की बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइकों का रेला अब हरिद्वार में पहुंच रहा है। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। जो कांवड़ पटरी कभी पैदल यात्रियों के लिए, कांवड़ के लिए खोली गई थी, उस पर अब जो बाइकर्स हैं उनका यहाँ पर पूरा कब्जा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और चारों तरफ हरिद्वार में इस समय कांवड़िया ही कांवड़िया नज़र आ रहा है। जिस रोड पर भी आप देखेंगे उस पर केवल कांवड़िया ही नज़र आएगा। अगर हम बात करें आंकड़ों की, करीबन 3 करोड़ के आसपास जो कांवड़िया है वो जल भरकर हरिद्वार से अपने गंतव्य की ओर यहाँ से जा चुका है। और इस समय जो डाक कांवड़ है उसका दौर चल रहा है। आखिरी ये 2 दिन है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी इस पूरे डाक कांवड़ को सुचारू करने के लिए। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। सिद्धार्थनगर में महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के उसका थाना क्षेत्र के कर्माडीह का मामला है। एक महिला को बुरी तरह से पीटा जा रहा है, जो कि उस महिला का आरोप है कि महिला बता रही है कि मेरे जो है 3 लड़की हुई है और बेटे नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर उन्हीं के जो है सगे और जो है देवर और उसके पति और उसकी नंद वीडियो की वायरल हुई है पिटाई का, जो कि वो बच्चे जो है 3 लड़की थी उनको उनके पास, उस महिला के पास तो लड़के नहीं हो रहे, तो इसको लेकर उसको मारा पीटा गया। महिला अपनी जान बचाकर अपने मायके चली जाती है और वहीं पर आती है। वीडियो ये 15 दिन पहले का बताया जा रहा है, जो कि वायरल वीडियो है। अब इस मामले को पुलिस संज्ञान में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। अब महिला की मेडिकल करवा रही है पुलिस। अभी तक पुलिस भी सोई थी इस मामले में, अब जाके जगी जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। मामला ये 15 दिन पहले का है, जो कि वीडियो वायरल हुआ है। जब महिला अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही थी तब इसकी सुनवाई नहीं हुई। जब वीडियो ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तब महिला की अब सुनवाई होती है। मेडिकल करवाने के लिए एसएचओ ले जाते हैं, मेडिकल करवाने की अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो दोषी हैं। अब वीडियो के माध्यम से अब इसको संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अब जांच हो रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। मैनपुरी में जिला अस्पताल के सीएमएस ने नया फरमान जारी किया है। क्या ये फरमान, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह। मैनपुरी जिला अस्पताल में सीएमएस मदन लाल द्वारा एक नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस पर साफ तौर से लिखा है कि पत्रकारों का जिला अस्पताल में परिसर में आना पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है। हाल ही में ही एक खबर का प्रकाशन करने के बाद मृतक बेटी को गोद में ले जाने के मामले को पत्रकारों ने प्रकाशन किया था, जिसके बाद सीएमएस उस खबर से उन पर कार्रवाई हो गई है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इसी के चलते उन्होंने पत्रकारों को जिला अस्पताल की कैंपस में प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको लेकर जिला अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों को भी साफ निर्देश दिए हैं। पत्रकारों को किसी भी तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगा अगर ऐसा कुछ पाया गया, और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी भी की जा रही है। अगर दोनों ही लोगों में कोई भी कर्मचारी सम्मिलित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी सीएमएस मदन लाल कार्रवाई
करेंगे। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहां जिला अस्पताल में पत्रकारों को प्रतिबंध कर दिया गया है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। उच्च अधिकारियों से इस मामले की भी शिकायत दर्ज कराई गई है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए भले ही एसपी रायबरेली आलोकप्रीत दर्शी के द्वारा अनेक प्रकार के जतन व इंतजामात किए जा रहे हों और वहीं पुलिस को नई नई सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके और अपराधियों को जल्द ही उन सलाखों के पीछे भेजा जा सके। जैसा कि आपको बता दें, हाल में एसपी रायबरेली के द्वारा जितने सीमा बॉर्डर हैं वहां पर तीसरी आंख से चाक चौबंद किया गया था और गरुड़ वाहिनी दस्ते की भी शुरुआत की गई थी। इस पूरे मामले को इसलिए शुरू किया गया था कि जिले में अपराध का ग्राफ कम हो सके, लेकिन आपको बता दें लगातार स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता के चलते आए दिन बड़े बड़े अपराध पैदा हो रहे हैं और अपराधी आज भी पुलिस की पहुंच से कोसों दूर हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का आया है, जहां पर चोरों के द्वारा पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक बाजार में आधा दर्जन दुकानों को निशाना बनाकर चोरी कर लिया गया और पुलिस अभी भी हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी हुई है। आपको बता दें, शायद ये सुनकर हैरत होगी कि एक ही बाजार में लगभग 6 दुकानों को चोरों के द्वारा निशाना बनाया गया और पुलिस का पिकेट वहां से चंद कदम की दूरी पर है, लेकिन पुलिस को पूरे मामले का आता पता नहीं लगा। ये मामला सुनकर स्थानीय दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त हो गया और दुकानदारों के द्वारा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस किरकिरी होते देख पूरे मामले में चौकन्ना हुई और घटना स्थल पर स्थानीय पुलिस व एसओजी टीम एवं फॉरेंसिक टीम की टीम गठित हुई और मौके पर पहुंच गई। तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले के बाद जांच पड़ताल में क्या निकलता है और पुलिस की पहुंच से कितने दूर चोर अभी रहेंगे या पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे भेजेगी। लेकिन आपको बता दें कि प्रतापगढ़ बॉर्डर होने के नाते सलोन कोतवाली क्षेत्र की धरई बाजार में आए दिन ऐसे घटनाएं होते रहते हैं। वो इस प्रकार की चोरी होने के बाद हालांकि पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब और किस तरह से अपराधियों पर अपनी पकड़ बनाएगी और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। मिर्जापुर में जमीन विवाद को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। जनपद के संत नगर थाना के अंतर्गत एक मुस्किरा गांव है, जहां पर मारपीट का मामला सामने आया हुआ। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुआ है। आपको बताते चले कि इनका जो जमीन विवाद तहसील दिवस जो थाना दिवस लगता है वहाँ पर इनकी शिकायतें दी गई थी। शिकायतें के अनुसार इन लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ था। इसी मौके पर वो जो विवादित था, जो जमीन किसी का जो मामला था, जो विपक्ष पार्टी था, विपक्ष पार्टी जबरन उसकी जो खेत की जुताई कर रहा था। जुताई के दौरान उनकी शिकायत पुलिस थाने में गई और वहाँ संत नगर के चौकी इंचार्ज और अपने सिपाहियों के साथ गए मौके पर रुकवाने के लिए। तो वहाँ पर जितने गांव के लोग हैं और वो सब विपक्ष पार्टी मिलकर पुलिस के ऊपर धूल मिट्टी, वहाँ की जो मिट्टियाँ थी वो सब मिट्टी उनके ऊपर डालने लगे और जो कंकड़ पत्थर था उससे इन लोग को वार करने लगे, जिसके जो चौकी इंचार्ज थे संत नगर थाना के, वहाँ पर उनको भी घायल, उनको भी चोट लगे, कुछ टाके लगे हुए हैं और उनके साथ जो सिपाही थे, सिपाही को भी लगा। मौके पर मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक समेत सीओ समेत सभी लोगों ने मौके पर गया तो कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर और ले चुकी है। वहाँ पर ट्रैक्टर पाए गए मौके, जिससे जुताई कर रहे थे वो ट्रैक्टर लेके जो है कि पुलिस अपने कस्टडी में ले लिया है और उसमें कुछ आरोपी लोग जो पकड़े गए, महिला समेत पुरुष लोग, सभी लोग जो इस तरह उपद्रव वाला काम कर रहे थे, सभी को पुलिस अपनी हिरासत में ले ली है। मिर्जापुर से इंडिया वॉइस, कमलेश कुमार। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।